हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का एरोमेटिक के यूट्यूब चैनल पे। एक बार फिर से हम आ गए हैं फिजिक्स का लेक्चर लेके। और फिजिक्स लेक्चर में हम लोग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से हमने कल खत्म किया था। अगर आप लोगों को याद हो तो कल हमने अपनी बात खत्म की थी सिस्टमैटिक एरर को समझ के। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात रैंडम एरर से स्टार्ट होगी, क्योंकि रैंडम एरर के बारे में मैंने नहीं बताया था। रैंडम एरर से बात करेंगे, फिर इसके बाद हम ये पढ़ेंगे आज कि एरर कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो आ जाइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब फिर से अपना टॉपिक, और रैंडम एरर की बात करते हैं। किसकी बात? रैंडम एरर की। तो सिस्टमैटिक एरर वो एरर थी जो कि सिस्टम से प्रोड्यूस होती थी, यानी कि वो इसका सोर्स हमको पता हुआ करता था। लेकिन जब जब हम बात करेंगे रैंडम एरर की, तो रैंडम एरर की खासियत क्या होती है कि इसका सोर्स हमको पता नहीं होता। हम बात कर रहे हैं रैंडम एरर। तो रैंडम एरर्स का हमको सोर्स नोन नहीं होता है, अननोन सोर्स। कैसा सोर्स? अननोन सोर्स। तो जब अननोन सोर्स होता है भैया, तो फिर हम इसको ठीक कैसे करते हैं, इसको समझते कैसे? तो इसको समझने का तरीका मैंने बताया था कि इसको ठीक करने का तरीका क्या होता है कि हम मल्टीपल रीडिंग्स लेते हैं। तो मल्टीपल रीडिंग्स में होता क्या है कि एक्चुअली में ये जो एरर होती है ये बाई डायरेक्शनल होती है। कैसी होती है? बाई डायरेक्शनल। यानी कि इट मे बी पॉजिटिव और निगेटिव। सिस्टमैटिक एरर कैसी होती है? सिस्टमैटिक एरर एट अ टाइम एक ही हो सकती है। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव तो वो भी हो सकती है, लेकिन एक इंस्ट्रूमेंट या तो पॉजिटिव सिस्टमैटिक एरर ही दे सकता है या तो नेगेटिव सिस्टमैटिक एरर दे सकता है। एक साथ एक इंस्ट्रूमेंट दोनों एरर नहीं दे सकता है, लेकिन रैंडम एरर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है एक ही एक्सपेरिमेंट में। तो हम क्या करते हैं, हम नंबर ऑफ रीडिंग्स लेते हैं, और इतनी सारी रीडिंग्स लेते हैं कि हमारी जो पॉजिटिव रैंडम एरर है और जो नेगेटिव रैंडम एरर है वो दोनों बराबर आ जाए, और इस वजह से हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि हमारी जो रैंडम एरर्स है वो कैंसिल आउट हो चुकी होंगी। तो ये एक तरीका है। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर हमारे पास कई सारी रीडिंग आ जाएंगी। जैसे कि मैंने एक मेजरमेंट किया और उस मेजरमेंट में मुझे पता चला कि एक रीडिंग मेरी आई x1, दूसरी रीडिंग आई x2, तीसरी रीडिंग आई x3, चौथी x4 और पांचवी x5। मैंने 5 रीडिंग ली। 5 रीडिंग में से मुझे तो पता है कि ये जो पांचों की पांचों रीडिंग है ये एक ही चीज की है। आई अलग-अलग किस वजह से है? इस वजह से है क्योंकि इसमें एरर है, सब में एरर है कुछ ना कुछ। कौन सी एरर है? सिस्टमैटिक एरर भी है, रैंडम एरर भी है। सिस्टमैटिक एरर नोन एरर होती है, उसको हम रिमूव कर देते हैं। तो रिमूव हम मानते हैं कि रिमूव करने के बाद हमारे पास जो बचा है वो ये बचा है। तो अब इसका इसमें से जो एरर है उसको कैसे रिमूव करेंगे? तो इसमें से जो एरर है उसको रिमूव करने का तरीका हमको अभी तक समझ नहीं आया। हम बात उसी की करने आ रहे हैं। तो समस्या ये हो गई कि एक ही क्वांटिटी की 5 रीडिंग, तो इस 5 रीडिंग में से हम किसको सही माने? क्योंकि मैंने बताया था ट्रू वैल्यू तो हमको अभी तक पता ही नहीं है, और मेज़रमेंट हम तभी करते हैं जब ट्रू वैल्यू नहीं पता होती है। जब ट्रू वैल्यू पता होती है पहले से तो मेज़रमेंट करते ही काहे लिए? मेज़रमेंट कर क्यों रहे हैं? वैल्यू पता करने के लिए ना। अगर वही पता है पहले से, तो फिर मेज़रमेंट करने का कोई लॉजिक नहीं है। यानी कि वी डोंट नो ट्रू वैल्यू। और ये कौन सी वैल्यूज़ हैं? ये सारी की सारी हैं मेजर्ड वैल्यू। कहाँ से आई हैं? मेज़रमेंट से आई हैं। तो मेजर्ड वैल्यू इतनी सारी हैं। अब इसमें से ट्रू वैल्यू हमको एक भी पता नहीं है। अब हमारे पास समस्या आ गई, दुविधा आ गई, परेशानी आ गई, कष्ट आ गया कि हम इस एरर को रिमूव कैसे करेंगे? क्योंकि जहाँ तक हो सकता है हमको अपनी एरर्स को रिमूव करना ही होगा। जब नहीं पता तो इस समस्या का सॉल्यूशन निकाला गया और बोला गया कि जितनी भी मेजर्ड वैल्यूज़ हैं, इन सभी मेजर्ड वैल्यू का मीन ले लिया जाए या एवरेज ले लिया। बोला गया ठीक है भाई, ले लेते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 डिवाइडेड बाई 5। क्या आ जाएगा अपना आंसर? x एवरेज। तो ये x एवरेज आ गया। क्या करना है इस x एवरेज का? बोला गया कि ये जो x एवरेज है इसी को हम अपनी ट्रू वैल्यू मानेंगे। क्या मानेंगे? ट्रू वैल्यू। क्यों ट्रू वैल्यू मानेंगे? ये ऐसे ही मतलब किसी तरह से किसी के मन में ख्याल आ गया उसने नहीं बोल दिया। इसके पीछे का लॉजिकल रीज़न क्या है? कि मैंने बोला कि इसमें जो एरर्स हैं,
ये कौन सी एरर्स है? ये एरर्स है रैंडम। और रैंडम एरर्स को बताया गया है कि वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। अगर मैं मान लेते हैं कि इसमें कुछ पॉजिटिव एरर होंगी, कुछ नेगेटिव एरर होंगी, कुछ पॉजिटिव एरर होंगी। तो जब मैं सबका एवरेज लूँगा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों की जो एरर्स होगी वो तो एक-दूसरे को कैंसल आउट कर देगी ना। यानी कि मान लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसी क्वांटिटी की वैल्यू 5.2 थी। हमने एक बार मेज़रमेंट किया तो 5.4 आया, एक बार मेज़रमेंट किया तो 5.0 आया। दोनों का एवरेज लो, 5.4 प्लस 5.0 अपॉन में 2, तो ये कितना आ जाएगा? 10.4 अपॉन 2 काटोगे तो कितना आएगा? 5.2। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा ये सही ही आएगा, लेकिन क्या इससे बेहतर तरीका हो सकता था ये ट्रू वैल्यू निकालने का? नहीं हो सकता। क्योंकि इसमें हुआ क्या? यहाँ पर 2 0.2 की पॉजिटिव एरर हुई है, यहाँ पर 0.2 की नेगेटिव एरर हुई है। और जब मैंने एवरेज लिया तो पॉजिटिव और नेगेटिव जो एरर थी वो एक-दूसरे को कैंसल आउट कर दी और हमारा जो आंसर आया वो ट्रू वैल्यू आ गई। पर हमेशा ये ट्रू वैल्यू नहीं आएगा ये मुझे पता है। लेकिन ट्रू वैल्यू के सबसे करीब जो वैल्यू है, वो निकालने का तरीका यही। इसलिए जब भी हमारे पास कई सारी मेजर्ड वैल्यू होती है, तो इन कई सारी मेजर्ड वैल्यू का जब एवरेज लेते हैं, तो एवरेज करके हमारे पास जो आता है, इसी को हम ट्रू वैल्यू मान लेते हैं। तरीका समझ में आया कि नहीं आया? अब ट्रू वैल्यू हमको ये लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसके सिवा दूसरा तरीका और हमारे पास नहीं था। अब ट्रू वैल्यू जैसे ही हमको पता चली, तो हमको समझ में आया कि हाँ, ये अगर ट्रू वैल्यू है, तो ये सब मेजर्ड वैल्यू है। और ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में कुछ भी डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब उसमें एरर है। और इस एरर को कैलकुलेट करने का तरीका हमको बताया गया। कैसे कैलकुलेट करते हैं? मेजर्ड वैल्यू में से ट्रू वैल्यू को माइनस कर देते हैं। इसमें से 5.4 में 0 प्लस 0.2 की एरर थी। कैसे मैंने बताया था कि 5.4 हमने मेजर किया था माइनस 5.2 इसकी वैल्यू थी। तो एरर कितना आया था? 0.2 का पॉजिटिव। समझ में आई बात? कोई दिक्कत? ये दूसरे को देखते हैं। 5.0 वैल्यू आई थी, इसमें ओरिजिनल वैल्यू 5.2 थी, माइनस करोगे तो माइनस 0.2 ये नेगेटिव एरर आएगी। यानी कि एरर को निकालने का तरीका क्या होगा? मेजर्ड वैल्यू में से ट्रू वैल्यू को माइनस कर दो। समझ में आया? तो कैलकुलेशन ऑफ एरर, कैलकुलेशन ऑफ एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे? मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू में से ट्रू वैल्यू को घटा देंगे। अब इसको फॉर्मूले को लिख लिया जाएगा, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। अब इससे जो हमको एरर मिलती है, एक्चुअली में वो एरर की ही वैल्यू है, उतनी एरर हुई है, इसलिए उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलते हैं उसको? एब्सोल्यूट एरर। समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट करके लिख सकते हैं आप। आगे बात करते हैं। अब एब्सोल्यूट एरर तो हमको पता चल गया, लेकिन अब एब्सोल्यूट एरर जो है, वो कभी भी हमको ये नहीं बताता है कि हमारी एरर जो है वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। अब ये क्या होता है, एक्सेप्टेबल और नॉन एक्सेप्टेबल एरर का मतलब क्या होता है? मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ कि मान लो आपने बोला कि मैंने जो मेजरमेंट किया है, उस मेजरमेंट में 1 सेंटीमीटर का एरर हुआ है। कितना सेंटीमीटर का एरर हुआ है? 1 सेंटीमीटर एरर है। अब ये 1 सेंटीमीटर जो एरर है, वो छोटी एरर है कि बड़ी एरर है? कैसे पता चलेगा? ये तो तब पता चलेगा ना कि जब हमको ये पता हो कि हम मेज़र कितना कर रहे थे। मान लो 1 सेंटीमीटर का एरर हुआ है 2 किलोमीटर नापने के में। यानी कि 2 किलोमीटर की लेंथ नाप रहे थे और उसमें हम हमारी जो एक्यूरेसी है वो 1 सेंटीमीटर कम है। तो इट इज़ एक्सेप्टेबल। 2 किलोमीटर में 1 सेंटीमीटर आपने कम ही नाप दिया, उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन अगर आप मेज़रमेंट ही कर रहे थे 1 सेंटीमीटर का और उसमें गलती भी 1 सेंटीमीटर की हो गई, तो ये गलती 100% की गलती है। यानी इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है? ये उस तरह की बात होगी कि जैसे मान लो सब्ज़ी लेने जब जाते हो तो 2.5 केजी आलू हुआ
तुम लोग 10-20 ग्राम एक्स्ट्रा होता है तो तुम लोग बोलते हो कि हाँ ठीक है दे दो ना यार भाई, क्या 10 ग्राम 20 ग्राम निकाल रहे हो। आलू वाला सब्जी वाला दे भी देता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मान लो कभी तुम सोना लेने जाओ, सोने वाले से बोलो कि यार 10 ग्राम सोना और एक्स्ट्रा रख दो, कि क्या तौल रहे हो। तो सोने वाला क्या करेगा? पहले तो तुम कूटेगा, एकदम अच्छे से कुटाई करेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर हम ये नहीं देखते हैं कि कितनी गलतियां हुई, कितना मेजर करते वक्त कितनी गलती हुई है मायने ये रखता है। तो कितना मेजर होते वक्त कितनी गलती रही हुई है, ये तो एब्सोल्यूट एरर हमको एरर तो बता देता है, लेकिन वो एरर एक्सेप्टेबल है या नहीं, ये हमको एब्सोल्यूट एरर से नहीं पता चलता है। तो इसके लिए दो टर्म्स डिफाइन किए गए हैं। कौन कौन से दो टर्म है, मैं उसको बताता हूँ। जो पहला टर्म है उसको हम बोलते हैं रिलेटिव एरर। क्या बोलते हैं? रिलेटिव एरर। ये रिलेटिव एरर क्या है? रिलेटिव एरर का जो फॉर्मूला है तो क्या है, उसको लिखते हैं एब्सोल्यूट एरर अपॉन में ट्रू वैल्यू। एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर को रिप्रेजेंट करने का तरीका डेटा से होता है। तो इसको हम लिखते हैं, मान लेते हैं कि जो क्वांटिटी जिसमें एरर निकालना है वो x थी, तो एब्सोल्यूट एरर को लिखते हैं हम डेल्टा x। और एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू में अगर ट्रू वैल्यू को x माने तो इसको लिखते हैं डेल्टा x अपॉन में x। समझ में आया कि नहीं आया? अब इसमें जो हमारी बात है वो इस पे टिकती है कि ट्रू वैल्यू कौन सी वैल्यू है, ट्रू वैल्यू क्या है। तो ध्यान से समझो, ट्रू ट्रू वैल्यू वो वैल्यू है जिसको हमने मीन निकाल के निकाला था, ठीक है। अगर ध्यान से देखो यहाँ पे, तो हमने मीन निकाला है, तो इसको हम बोल रहे हैं ट्रू वैल्यू। तो अगर हमको पूरे मेजरमेंट की ट्रू वैल्यू पूछे तो हम इसको चूज करेंगे। अच्छा, अगर मान लो रिलेटिव एरर यहाँ पर पूछे, तो हमको ट्रू वैल्यू यही की लेनी पड़ेगी। जो हमने मेजर किया है उसी को हम ट्रू वैल्यू मान के उसका एरर निकाल लेंगे। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बोला था दो टर्म डिफाइन किए गए, उसमें पहला टर्म हमारा आ गया रिलेटिव एरर। जो दूसरा टर्म है उसको हम बोलते हैं परसेंटेज एरर। कौन सा एरर? परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर भी निकालने का तरीका है एरर को, इससे हमको पता चल जाए एरर, पता चलता है कि एरर एक्सेप्टेबल है या नहीं है। इसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला होता है डेल्टा x अपॉन में x इंटू में 100। क्या होता है? रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर को मल्टीप्लाई कर दो 100, हमको क्या मिल जाएगा? परसेंटेज एरर। या फिर रिलेटिव एरर का फॉर्मूला लिखना चाहें तो फॉर्मूला रिलेटिव एरर का क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर अपॉन में ट्रू वैल्यू इंटू में 100। समझ में आया? तो ये रहा परसेंटेज एरर निकालने का तरीका। बहुत अच्छी बात। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हमारी बात है कि कैलकुलेशन ऑफ एरर, कैलकुलेशन ऑफ एरर इन मैथमेटिकल ऑपरेशन, कैलकुलेशन ऑफ एरर इन मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशंस में एरर को कैसे कैलकुलेट करते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशंस कौन से ऑपरेशंस? मैथमेटिकल ऑपरेशंस का मतलब कि हम जोड़ रहे हैं, किसी क्वांटिटी को घटा रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस को में एरर को निकालने का तरीका क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं? ध्यान से समझो, हमको केवल फॉर्मूला जानने की आवश्यकता है। पहला, सपोज y इक्वल्स टू a प्लस बी, कोई एक दिया गया है, हमारे पास एक क्वांटिटी दी गई है कि ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, हमको कैलकुलेट करना है इसका एरर। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे? मान लेते हैं कि एरर इन ए को रिप्रेजेंट किया गया है a प्लस माइनस डेल्टा ए के फॉर्म। ध्यान समझो, ये एरर को रिप्रेजेंट करने का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये प्लस माइनस क्या दिखाता है कि एरर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट किया गया है ए को a प्लस माइनस डेल्टा ए के फॉर्म। बी को भी रिप्रेजेंट किया जाएगा कैसे? b प्लस माइनस डेल्टा बी के फॉर्म। तो y में जो एरर होगी उसको कैसे निकालेंगे, मैं बता देता हूँ। इसको निकालने का जो तरीका है, एक्चुअली में वो तरीका डायरेक्ट फॉर्मूले से ही चलो। तो डेल्टा y का फॉर्मूला आता है
डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। क्या फॉर्मूला आता है? डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। डेल्टा वाई का एरर निकालने का फॉर्मूला। ये कौन सी एरर है? एब्सोल्यूट एरर। यानी कि अगर हमको y इक्वल टू ए प्लस बी का एरर निकालना होगा तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? ये फॉर्मूला लगाएंगे। मजे की बात ये है कि y इक्वल टू ए माइनस बी अगर लिखा गया हो तो भी फॉर्मूला यही होगा। फॉर्मूला क्या होगा एरर का? तो भी फॉर्मूला होगा डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। माइनस करने पे एरर एरर प्लस क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर हम जो निकाल रहे हैं वो है मैक्सिमम पॉसिबल एरर। क्या निकाल रहे हैं? मैक्सिमम पॉसिबल एरर। यानी कि एरर ये मैक्सिमम एरर हम हमारे मेजरमेंट में हो सकती है। यानी कि अगर मैंने ये एरर लिख दी, डेल्टा वाई की वैल्यू ये लिख दी, तो डेल्टा वाई में इससे ज्यादा ज्यादा एरर पॉसिबल हो ही नहीं सकती। तो इसको बोलते हैं मैक्सिमम पॉसिबल एरर। तो y इक्वल टू ए प्लस बी लिखा जाए तो डेल्टा वाई बराबर क्या लिखेंगे? डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। y इक्वल टू ए माइनस बी लिखेंगे तो फॉर्मूला बनेगा डेल्टा वाई बराबर डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अगेन डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ध्यान से देखो तो दोनों फॉर्मूले में डेल्टा वाई में जो एरर निकाला गया है वो कौन सी एरर है? ये दोनों है एब्सोल्यूट एरर। तो इसको लिखते हैं फॉर्मूला एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर in y equals to absolute error in a plus absolute error in b। बात समझ में आई कि नहीं है? वो एब्सोल्यूट एरर इन y बराबर क्या लिखेंगे? एब्सोल्यूट एरर इन a प्लस एब्सोल्यूट एरर इन b। ध्यान सुनो, अगर मान लेते हैं कि आपसे पूछा ही गया कि हमको नहीं y इक्वल्स टू सॉरी y इक्वल्स टू a प्लस बी है और मुझे ये बताओ कि इसमें रिलेटिव एरर क्या होगी। यानी कि बोला गया y इक्वल्स टू a प्लस बी है, फाइंड द रिलेटिव एरर, फाइंड द रिलेटिव एरर इन y। तो आप क्या करेंगे? क्या डेल्टा y अपॉन y इक्वल्स टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b कर देंगे? क्या कोई दिक्कत है? क्या यही करना चाहिए? कोई दिक्कत है? यही करना चाहिए क्या? नहीं, गलत। ये जो हमने किया है ये बहुत बड़ी गलती। पिछले यहाँ पर मैंने जो लिखा है पिछले पेज पे ध्यान से अगर देखो तो ये एब्सोल्यूट एरर इन y इक्वल्स टू एब्सोल्यूट एरर इन a प्लस एब्सोल्यूट एरर इन b, ये जो फॉर्मूला लिखा गया है एक्चुअली में ये एरर फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला? एरर फॉर्मूला। ये एरर फॉर्मूला है a प्लस बी और a माइनस बी। यानी कि अगर रिलेटिव एरर लिखना है तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला नहीं लिख सकते। हमको सबसे पहले जो लिखना होगा वो लिखना होगा एरर फॉर्मूला। तो वो एरर फॉर्मूला क्या है? डेल्टा y बराबर डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अब हमको जो भी पूछा गया है वो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है रिलेटिव एरर इन y। तो रिलेटिव एरर इन y निकालने के लिए सबसे पहले हम ये फॉर्मूला लिखेंगे। अब इसमें डेल्टा y का फॉर्मूला हमको पता क्या है? हमको पूछा गया है डेल्टा y में रिलेटिव एरर। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? डेल्टा y बराबर डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अगर रिलेटिव एरर निकालना हो तो क्या हम मुझे इसको y से डिवाइड कर देना चाहिए? अच्छा, अगर इसको y से डिवाइड करेंगे तो मैथमेटिक्स कहती है कि इधर भी y से ही डिवाइड करना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैथमेटिक्स का रूल है कि अगर 2 इक्वल्स टू x लिखा गया है, अगर मैं इधर 2 से डिवाइड करता हूँ तो इधर भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। इधर 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो उधर से जिधर जितना लेफ्ट हैंड साइड में जितनी छेड़खानी करेंगे, उतनी ही छेड़खानी हमको राइट हैंड साइड में करनी पड़ेगी। तो y से ही डिवाइड करेंगे। y की वैल्यू क्या है? a प्लस बी। तो ये फॉर्मूला बनेगा डेल्टा y अपॉन y इक्वल्स टू डेल्टा ए अपॉन में a प्लस बी प्लस डेल्टा b अपॉन में a प्लस बी। इस फॉर्मूले में फर्क है। ध्यान रखना इस बात का। अगर परसेंटेज एरर पूछ दिया जाता तो यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ तो डेल्टा y अपॉन वाई बराबर आ जाएगा डेल्टा a अपॉन में a प्लस बी इंटू में 100 प्लस डेल्टा b अपॉन में a प्लस बी इंटू में 100। जब भी फॉर्मूला लिखना हो ध्यान रखना
हम डायरेक्ट सबसे पहले जो फॉर्मूला लिखेंगे वो कौन सा होगा? एरर फॉर्मूला होगा। डायरेक्ट कोई फॉर्मूला हम नहीं बना सकते हैं। आगे ध्यान देते हैं। अगली बात, मान लेते हैं कि हमको जो ऑपरेशन दिया गया है y इक्वल्स टू a इंटू बी दिया गया है, या y इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाई b दिया गया है। इन दोनों का जो एरर फॉर्मूला है वो एरर फॉर्मूला सेम। क्या है वो एरर फॉर्मूला? डेल्टा y अपॉन वाई इक्वल्स टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। ऑब्वियसली a को रिप्रेजेंट किया गया होगा a प्लस माइनस डेल्टा a के फॉर्म में, b को रिप्रेजेंट किया गया होगा b प्लस माइनस डेल्टा b के फॉर्म में। और यहाँ पर जो एरर फॉर्मूला है, ये एरर फॉर्मूला है रिलेटिव एरर, relative error in y equals to relative error in a plus relative error in b। समझ में आया? ये है इसका एरर फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? एरर फॉर्मूला। यानी कि अब हमको अगर कोई दूसरा फॉर्मूला बनाना होगा तो हम सबसे पहले इस फॉर्मूला को लिखेंगे और फिर इससे दूसरा फॉर्मूला बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने दिया है क्वेश्चन y इक्वल्स टू a अपॉन b है, फाइंड एब्सोल्यूट एरर इन, फाइंड एब्सोल्यूट एरर इन a। ठीक, पूछ लिया। तो एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए हम क्या करें? एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए सबसे पहले हम एरर फॉर्मूला लिखेंगे, डेल्टा y अपॉन वाई बराबर डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन में b। डायरेक्ट डेल्टा y बराबर डेल्टा a प्लस डेल्टा b नहीं लिखेंगे। अब यहाँ से हमसे पूछा गया है डेल्टा y की वैल्यू, तो डेल्टा y की वैल्यू के लिए हम क्या करें? y को इधर भेजो तो हो जाएगा y ब्रैकेट में डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। y को अगर अंदर ले जाए तो ये फॉर्मूला क्या है? y का फॉर्मूला है a अपॉन b मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा a अपॉन a प्लस a अपॉन बी मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा बी अपॉन बी। ए ने ए को मार दिया, ये फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन में बी प्लस ए डेल्टा बी अपॉन में बी का स्क्वायर। अगर परसेंटेज पूछा जाएगा, इसी में 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, परसेंटेज एरर हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? हमको जब भी पूछा जाएगा कोई क्वेश्चन, ध्यान रखना सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे उसका एरर फॉर्मूला। एरर फॉर्मूला ये है, फिर उसके बाद हम उसको किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करने की सोचेंगे। ठीक है, बिना एरर फॉर्मूला लिखे कोई भी दूसरा फॉर्मूला लिखना गलती नहीं, पाप है, पाप नहीं महापाप है। आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो y इक्वल्स टू ए के पावर n दिया गया हो, y इक्वल्स टू ए के पावर अगर n दिया गया हो, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब तो होता है y इक्वल्स टू a इंटू ए कितने टाइम्स? n टाइम्स। तो अगर ये मल्टीप्लाई किया गया तो पिछले वाले रूल्स के हिसाब से देखो, पिछला वाला रूल कहता है हमको लिखना चाहिए डेल्टा y अपॉन वाई बराबर डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा a अपॉन a, क्योंकि b भी a है, डेल्टा a अपॉन a क्योंकि c भी a है, डॉट 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 डेल्टा a अपॉन a कितनी बार? n टाइम। कितने टाइम्स? n टाइम। तो जब सबको जोड़ोगे n बार, तो क्या ये n डेल्टा a अपॉन सॉरी n डेल्टा a अपॉन a नहीं आ जाएगा? तो फॉर्मूला क्या बनेगा? डेल्टा y अपॉन वाई बराबर n डेल्टा a अपॉन a। ध्यान दो, अब डायरेक्ट फॉर्मूला बता देते हैं। डेल्टा y अपॉन वाई बराबर क्या आएगा? ये जो पावर है इसको आगे लाके मल्टीप्लाई कर दो और डेल्टा a अपॉन a कर दो। यानी कि एरर फॉर्मूला जब लिखेंगे तो इसका एरर फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा? एरर फॉर्मूला, एरर फॉर्मूला क्या लिखेंगे? लिखेंगे पावर इनटू में रिलेटिव एरर इन ए। रिलेटिव एरर ए लिखेंगे और उसके पावर से को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर मान लेते हैं कि हमारी क्वांटिटी दी गई है
y इक्वल्स टू a के पावर m इंटू b के पावर n अपॉन c के पावर o, या p लिख लेते, c के पावर p। ठीक है, ऐसे दिया गया है। तो इसको कैसे डील करेंगे, ध्यान से अगर समझो तो ये हो जाएगा m डेल्टा a अपॉन में a। अब ये मल्टीप्लाई किया गया है तो इसका भी रिलेटिव एरर लिखेंगे। अब इसका जो रिलेटिव एरर होगा b का, वो क्या होगा, n डेल्टा b अपॉन b, और ये तो मल्टीप्लाई है तो इसका रिलेटिव एरर इसके साथ जोड़ देंगे तो हो जाएगा n डेल्टा b अपॉन b। फिर देखो ये डिवाइड किया गया, इसका रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा, p डेल्टा c अपॉन c। अब ये मल्टी डिवाइड किया गया है तो ये इस तरह की बात होगी a अपॉन b की, तो क्या लिखेंगे, डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b, यही तो लिखते हैं। तो इसकी रिलेटिव एरर को भी साथ में जोड़ देंगे तो p डेल्टा c अपॉन c हो गया फॉर्मूला। ये भी क्या है, एरर फॉर्मूला है। कोई भी एरर फॉर्मूला में ध्यान रखना, कोई भी दूसरा फॉर्मूला लिखना हो तो सबसे पहले हम एरर फॉर्मूला लिखेंगे और फिर उसके बाद हम दूसरा कोई फॉर्मूला बनाए। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो एरर कैसे कैलकुलेट करना है इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में चर्चा कर ली है, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, पर उस क्वेश्चन के साथ साथ मैं एक कॉन्सेप्ट और पढ़ाना चाहता हूँ कि जब मैंने सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ाया था, सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ाया था तो बीच में एक टॉपिक था जिसको हम बोलते हैं राउंडिंग ऑफ। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर और दूसरा टॉपिक क्या था, राउंडिंग ऑफ। सिग्निफिकेंट फिगर तो हमने समझ लिया था, राउंडिंग ऑफ क्या होता है, राउंडिंग ऑफ का मतलब होता है कि हमको किसी भी नंबर को उस डिजिट तक लिखना होता है जितने डिजिट तक बोला जाए। जैसे मैं बोल दूं 15183, इसको यहां तक राउंड ऑफ करो, 1 तक राउंड ऑफ करो, तो जहां तक राउंड ऑफ करना होता है हम उसके आगे के नंबर्स को देखते हैं कि वो नंबर 5 से ज्यादा है कि 5 से कम। अगर वो 5 से ज्यादा है तो हम इस वाली संख्या में +1 कर देते हैं, और अगर वो 5 से कम है तो हम इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करते हैं। तो हो जाएगा 1 5 और ये 8 को लिख देंगे 2, और जहां जहां है वहां वहां 0, तो ये हो जाएगा 15,200। समझ में आया? अगर मान लो इसको 5 तक राउंड ऑफ करना है तो इसके आगे वाले डिजिट देखो, ये 2 है, 5 से कम है क्या, तो ये 5 से कम है तो यहाँ पर कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, तो जाएगा 15000। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। ठीक, अब जो समस्या है वो यहाँ है कि अगर 5 को ही राउंड ऑफ करना हो तो क्या करेंगे, क्योंकि 5 से कम हो तो हम वही छोड़ देते हैं, 5 से ज्यादा हो तो कोई दिक्कत, लेकिन अगर 5 ही हो तो क्या करते हैं, तो हम देखते हैं कि ये संख्या ऑड है या इवन है। अगर ये ऑड है तो समझ लो कि इसको ऑड को कन्वर्ट कर देंगे इवन में, इवन है तो इसको इवन ही रहने देंगे। ऑड को इवन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, एक जोड़ दो, तो ये एक क्या है, ऑड की इवन, ऑड है तो इसको क्या करेंगे, इवन में कन्वर्ट कर देंगे, केजरीवाल बन जाएंगे। ऑड इवन फॉर्मूला लगाना है, एक में एक को जोड़ देंगे तो ये 2 हो जाएगा, बाकी जगह पे 0 0 लिख दो, आंसर क्या आएगा, 20,000। समझ में आया? अब राउंडिंग ऑफ का तरीका ये होता है। अब मैंने सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ दोनों साथ में लिखा। ध्यान रखो जब दो क्वांटिटी जोड़ी जा रही हो, दो क्वांटिटी मान लो y इक्वल्स टू a प्लस b, दो क्वांटिटी जब जोड़ी जा रही, ठीक है, तो जो आंसर है उसको जब सिग्निफिकेंटली लिखा जाता है, सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म्स में लिखा जाता है, तो हमको ध्यान देना चाहिए कि y में डेसिमल के बाद उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए जितने इन दोनों में सबसे कम। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कि 2.42 प्लस 13.5 दोनों को ऐड करो तो ये 2, ये 9, ये 2 3 5 और ये 1, 15.9 तो हो जाएगा। लेकिन जब सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म्स में इसको लिखेंगे तो हमको ये डेसिमल के एक डिजिट तक ही लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो जो डेसिमल के बाद जहां पर सबसे कम डिजिट हो उतना ही हमको राउंड ऑफ करना पड़ता है। तो हमको ये राउंड ऑफ करके कहां तक लिखना होगा, 9 तक। तो 9 के आगे क्या है, 2, 2 5 से कम है कि 5 से ज्यादा, 5 से कम, तो इसको 15.9 लिख के ही छोड़ दिया जाएगा। समझ में आया? अगर ये 5 से ज्यादा होता यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू है, यहाँ पर जो वैल्यू है वो मैं लिख देता हूँ 7, तो यहाँ पर 7 आता, तो ये 7 5 से ज्यादा है
तो इसको क्या करते हैं, एक जोड़ते, तो 9 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10, तो जो आंसर आता है वो 16.0 आता है। ठीक है, अगर मान लो दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना, 2.4 मल्टीप्लाइड बाई 3.2, तो मल्टीप्लाई कर, सॉरी दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इससे समझ नहीं आएगा। मान लो 5 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 लेते हैं, क्या हो रहा है, 5 मल्टीप्लाइड बाई 1.3 लेते हैं। ठीक है, 1.3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा कितना आएगा 6.5। ठीक, अब 6.5 में कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है, 2, और यहाँ पर इसमें कितने हैं, 1, इसमें है 2। जो रूल है वो ये कहता है कि जो फाइनल आंसर है उसमें भी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, जो इन दोनों में से सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है वही आंसर होना चाहिए। तो 6.5 को हमको एक डिजिट तक राउंड ऑफ करना पड़ेगा, तो एक डिजिट तक यानी कि 6 तक। तो 6 क्या है, ऑड है कि इवन? ऑड इवन क्यों देख रहे हैं, क्योंकि इसके आगे क्या है 5, तो 6 ऑलरेडी इवन है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसका आंसर 6 लिख देंगे, 6 लिख के छोड़ देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये ही था सिग्निफिकेंट फिगर राउंडिंग ऑफ करने का तरीका। मैंने कैलकुलेशन ऑफ एरर भी बता दिया। अब आ जाओ कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, कुछ पीवाईक्यूज हैं, कुछ क्वेश्चंस। तो इसमें से सबसे पहला जो क्वेश्चन है अपना, उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि द हीट जनरेटेड in a circuit is dependent upon the resistance, current and time। ये बात तो अपने को पता है कि जो हीट है वो किस पे डिपेंड कर रही है, इट डिपेंड्स ऑन आई आर टी। टी अगर फॉर्मूला पता हो तो ये आई के पावर 2 पर डिपेंड करती है, विच फॉर विच द करंट इज फ्लोन, सॉरी द एरर इन मेजरिंग द above are 1%, 2% and 1%। ठीक है, तो यानी कि परसेंटेज एरर इन दिया गया है पहले से, परसेंटेज एरर इन सबसे पहले किसकी बात की गई, मेजरिंग द सबसे पहले किसकी बात की गई है, रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस में जो परसेंटेज एरर है वो कितना है 1%। फिर उसके बाद जो करंट में परसेंटेज एरर है वो कितना है 2%। फिर उसके बाद जो टाइम में परसेंटेज एरर है वो कितना है, वो भी 1%। तो हमसे क्या पूछा गया है, मैक्सिमम एरर इन मेजरिंग हीट विल बी। तो हीट के मेजरमेंट में मैक्सिमम एरर कितनी होगी, फॉर्मूला लिख देते हैं सबसे पहले, आई इक्वल टू होता है एच इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर टी, ये होता है फॉर्मूला। अब इससे एरर फॉर्मूला अपने को बनाना है, तो एरर फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखो। तो क्या ये y y इक्वल्स टू a की पावर n b की पावर m इस फॉर्म में है, तो हम क्या करते हैं पावर को आगे लिख लेते हैं, फिर एक a का रिलेटिव लिख लेंगे, फिर m को आगे लिख लेंगे, b का रिलेटिव लिख लेंगे। तो ध्यान से देखो, तो यहाँ पर पावर को आगे लिखा डेल्टा आई अपॉन में आई, हमसे परसेंटेज पूछा है तो इंटू में 100। ठीक है, फिर उसके बाद आर लिखेंगे, तो आर के पावर कुछ नहीं है तो मानो 1, तो 1 आगे लिख लो, इंटू में डेल्टा आर अपॉन में आर इंटू में 100, प्लस टी है कुछ नहीं है ऊपर पावर 1 मानो 1 इंटू में डेल्टा टी अपॉन में टी इंटू में 100। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब देखो डेल्टा आई अपॉन आई इंटू 100 ये क्या है, परसेंटेज एरर इन आई। डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 क्या है, परसेंटेज एरर इन आर। और डेल्टा टी अपॉन टी क्या है, परसेंटेज एरर इन टी। ध्यान से देखो, तो ये सब तो हमको दिया ही गया था। तो 2 इंटू में परसेंटेज एरर इन आई करंट क्या दिया गया है 2%, प्लस 1 इंटू में परसेंटेज एरर इन आर कितना दिया गया है 1%, प्लस 1 इंटू परसेंटेज एरर इन टी कितना दिया गया है 1%। तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4%, प्लस 1 इंटू 1% प्लस 1 इंटू 1%, 4 प्लस 1 प्लस 1 टोटल कितना आएगा 6%। तो अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 3 6%। आते हैं अपने अगले सवाल को देखते हैं। बोला गया है अ सिल्वर वायर हैज अ मास 0.6 प्लस माइनस 0.006। ध्यान से देखो, तो ये किस फॉर्म में लिखा गया है, ये लिखा गया है m प्लस माइनस डेल्टा m के फॉर्म। ठीक है, और ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है यानी कि m की वैल्यू यहाँ पर 0.6 दी गई है
और डेल्टा एम की वैल्यू 0.006 दी गई है। सब क्वांटिटीज किसमें है? ग्राम में। हमको दिया गया है जो रेडियस है, ये रेडियस है 0.5 प्लस माइनस 0.005 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में हो जाएगा? आर प्लस माइनस डेल्टा आर के फॉर्म में हो जाएगा। ठीक, तो आर की वैल्यू यहां से हमको क्या मिल गई? 0.5 मिलीमीटर, और डेल्टा आर की वैल्यू हो जाएगी 0.005 मिलीमीटर। ठीक है, लेंथ दिया गया है 4 प्लस माइनस 0.04, ये सेंटीमीटर में दिया गया है। किस में दिया गया है? सेंटीमीटर में। तो एल की वैल्यू हो जाएगी 0.4 मीटर, सॉरी 0.4 नहीं है, ये 4 है। क्या है? 4 सेंटीमीटर, और डेल्टा एल की वैल्यू हो जाएगी 0.04 सेंटीमीटर। ये इतनी सारी चीजें हमको दी गई है। क्या पूछा गया है? पूछा गया है मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। किसमें? डेंसिटी में मैक्सिमम परसेंटेज पूछा गया। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला तो मेरे ख्याल से मास अपॉन वॉल्यूम होता है। और ये क्या है? वायर है। तो अगर वायर को ऐसे देखो तो वायर किस फॉर्म में होगा? सिलिंड्रिकल फॉर्म में होगा। इसका ये रहा इसका रेडियस, और ये रही इसकी लेंथ। तो अगर मैं वॉल्यूम निकालना चाहूं इसका, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या पाई आर स्क्वायर एल होता है? तो मुझे क्या लिखना चाहिए? रो इक्वल्स टू एम अपॉन में पाई आर स्क्वायर एल। ठीक है, अब यहां से हम क्या बनाते हैं? यहां से हम बनाते हैं अपना एरर फॉर्मूला। एरर फॉर्मूला को देखो तो ये एम लिखा गया है, तो एम के पावर कुछ नहीं है, तो लिखेंगे 1 इंटू में डेल्टा एम अपॉन में एम इंटू में 100। ये हो गया एरर फॉर्मूला किसका? एम का। प्लस पाई तो एक कांस्टेंट कांस्टेंट है, और कांस्टेंट में जो एरर होती है वो 0 होती है। ठीक है, उस एरर को हम कंसीडर नहीं करते। ठीक, आगे देखते हैं। आर आर में आर में आर का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? आर के पावर 2 है, तो 2 को आगे लिख लो, और फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा आर अपॉन में आर इंटू में 100, प्लस एल है, तो एल के पावर कुछ नहीं तो 1 मानो, इंटू में डेल्टा एल अपॉन में एल इंटू में 100। समझ में आया कि नहीं आया? एरर फॉर्मूला अपना बन गया। अब एरर फॉर्मूला जब बन गया है तो सारी वैल्यूज उसमें पुट कर देते हैं बारी बारी से। 1 इंटू में डेल्टा एम की वैल्यू क्या है? 0.006 अपॉन में 0.6 इंटू में 100, प्लस 2 इंटू में डेल्टा आर की वैल्यू क्या है? देखो ध्यान से, मिलीमीटर में है, तो आप लोगों के दिमाग में आ रहा है कि इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे, इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे, 10 के पावर -1 10 के पावर -1 ऊपर नीचे दोनों रहेगा, दोनों कट पिट के वापस से वही वैल्यू आ जाएगी। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 2 इंटू में क्या रहेगा? 0.005 अपॉन 0.5 इंटू में 100, प्लस डेल्टा एल अपॉन एल इंटू में 100, 1 इंटू में डेल्टा एल की वैल्यू है 0.04 अपॉन में 4 इंटू में 100। ठीक है, कैलकुलेशन टाइम, कैलकुलेट करो, ध्यान से देखो। 0.006 इंटू में 100 करोगे तो क्या आएगा? 0.6 अपॉन 0.6, प्लस 0.005 इंटू में 100 करोगे तो क्या आएगा? 0.5 अपॉन 0.5, इंटू में इसको 2 को भूल न जाना, प्लस 0.04 इंटू में 100 करोगे तो कितना आ जाएगा? 4 अपॉन 4। ठीक है, तो इसको काटोगे तो ये 1, इसको काटोगे ये 1, इसको काटोगे ये 1, ये 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो जो आंसर आएगा वो 1% प्लस 2% प्लस 1%। कितना? 2 और 2 कितना परसेंट? टोटल 4%। कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर 1 सही है, 4%। समझ में आया कि नहीं? नहीं आया? देख लीजिए एक बार। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन मेंस में आया था 2018 में। ठीक है, ये सब जितने क्वेश्चन करा रहे हैं पीवाईक्यू ही है, एक दो क्वेश्चन ऐसे होंगे, बाकी सब पीवाईक्यू ही। ध्यान दो, बोला गया द परसेंटेज एरर इन क्वांटिटीज पी क्यू आर एंड एस आर 0.5%, 1%, 3% एंड 1.5% रेस्पेक्टिवली। मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी ए इक्वल्स टू, ए एक फिजिकल क्वांटिटी है, और इसमें जो एरर है उसको पूछा गया है कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितनी होगी। आओ जरा देखते हैं। जरा ए का फॉर्मूला लिखिए। तो ए का फॉर्मूला क्या दिया गया है? ए का फॉर्मूला दिया गया है पी क्यूब क्यू स्क्वायर अपॉन में
अंडर रूट आर इंटू में एस। तो इस फॉर्मूले को अगर आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो मैं लिख दूं पी क्यू क्यू स्क्वायर और आर पावर 1/2 इंटू में एस। कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसका एरर फॉर्मूला बनाते हैं। तो जब एरर फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, 3 डेल्टा पी अपॉन में पी इंटू 100 प्लस क्यू के लिए लिखेंगे 2 इंटू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100 प्लस आर के लिए लिखेंगे तो लिखेंगे हाफ डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 प्लस एस के लिए लिखेंगे तो 1 इंटू डेल्टा एस अपॉन एस इंटू में 100। समझ में आया कि नहीं आया? तो जब ये फॉर्मूला लिख लिया सबने हमने, तो अब सारी वैल्यू रखते हैं। तो डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 की वैल्यू डायरेक्ट हमको दी गई है कितनी, 0.5%। तो 3 इंटू 0.5% हो गई प्लस 2 इंटू क्यू में हमको एरर दिया गया है कितना, 1%, लिख लो, प्लस हाफ इंटू डेल्टा आर अपॉन आर इंटू में 100 कितना दिया गया है, 3%, प्लस 1 इंटू में डेल्टा एस अपॉन एस कितना दिया गया हमको, 1.5%। तो ध्यान देखो 3 इंटू 0.5 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1.5%, प्लस 2 इंटू 1 करोगे कितना हो जाएगा, 2%। इसको काटोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1.5%, प्लस इसको भी 1.5% हो जाएगा। 1.5 1.5 1.5 तीन बार कितना हो जाएगा, 4.5। 4.5 में 2 जोड़ोगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 6.5%। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4, 6.5%। समझ में आया कि नहीं आया? ये रहा आपके तीसरे क्वेश्चन का आंसर। आगे देखते हैं नीट 2022 में आया हुआ सवाल। बोला गया है एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ 15.3 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 25 मीटर आफ्टर राउंडिंग ऑफ द वैल्यू फॉर करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स। करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक राउंड ऑफ करके हमको बताना है कि इसका एरिया कितना आएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो ये बताओ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला पता है क्या? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेथ। तो लेंथ कितना दिया गया है हमको, 15.3 सेंटीमीटर। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 55.3 मीटर मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ कितना दिया गया है, 25 मीटर। तो 25 मीटर कर देते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास इतने सारे ऑप्शन दिए गए हैं, हमारा लॉजिकल माइंड कहता है कि जो भी आंसर आए अगर मल्टीप्लाई किया गया है तो जो कम से कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर आंसर में होने चाहिए। तो ध्यान से देखो यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 2। सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे कितने हैं, 2। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3। हमारे आंसर में कितने होने चाहिए, 2। 1 2 3 4 4 ऑप्शन दिए गए। इस चारों ऑप्शन में से नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर डायरेक्ट देख लेते हैं। यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 टोटल 4। यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 टोटल 5। यहाँ पर 1 2 10 के पावर में जो जीरोस हैं उनको हम सिग्निफिकेंट नहीं मानते हैं, तो कितने हो गए, 2। यहाँ पर 1 2 3, ठीक है। तो जो आंसर आना चाहिए उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, 2। किसमें दिख रहा है, चाहो तो इसको कैलकुलेट भी कर लेते, आंसर आता 13 38 2.5, राउंड ऑफ करते 5 को राउंड ऑफ करते ये 2 है तो 38 13 8 2 हो जाता है। 2 को राउंड ऑफ करते तो ये 2 5 से छोटा है तो 1380 लिखते। 8 को राउंड ऑफ करते तो ये 1400 या 14 इंटू 10 की पावर 2 लिखते। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते अब अगले क्वेश्चन पे ध्यान से देखो क्या पूछा गया है, टेकिंग taking into account of the significant figures, what is the value of 9.99 meter minus 0.0099 मीटर। तो हमको माइनस करने के लिए बोला गया बचपन वाली बात, 9.99 माइनस 0.0099, ठीक है। माइनस करेंगे तो माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपने से एज्यूम करते हैं, यहाँ पर 0 0 बढ़ा लेते हैं तो ये 9 है, यहाँ पर लिखेंगे देखेंगे तो ये 10 हो जाएगा, तो माइनस करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ पर 9 हो जाएगा तो माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। ये 9
एक कैरी इस पे को दे चुका है तो ये खुद कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9 डेसिमल 9। तो इसका जो आंसर है वो 9.9801 है। क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये वाला कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है? ये नहीं, गलत है। अभी हमको तो इसको नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म्स में बताना है। ये तो आंसर आया है। सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म्स में बताएँगे तो हमको डेसिमल के बाद यहाँ पर 2 डिजिट है, यहाँ पर डेसिमल के बाद 4 डिजिट है। तो हमारे फाइनल आंसर में भी डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट होनी चाहिए। तो हमको इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो 8 के आगे देखोगे तो क्या लगा हुआ है? 0। तो जब 0 लगा हुआ है तो इसको राउंड ऑफ करके क्या लिख देंगे? इसको राउंड राउंड ऑफ करके लिखेंगे 9.98। तो हमारा कौन-सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर 2 सही है और 1 गलत है। समझ में आया कि नहीं आया? कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है द टाइम इंटरवल मेजर्ड बाय अ क्लॉक गिव द फॉलोइंग रीडिंग्स। ठीक है, कितनी रीडिंग दी गई है? ये एक किसी भी घटना का रीडिंग लिया गया है और हमको 5 रीडिंग मिली हुई है। ठीक है, ये रैंडम एरर को रिमूव करने का तरीका है। मैंने बोला था कि एक साथ एक से ज्यादा रीडिंग ले लेते हैं। तो ये 5 रीडिंग हमको दी गई है। बोलेगा व्हाट इज द परसेंटेज रिलेटिव एरर इन द ऑब्जर्वेशन। परसेंटेज एरर हमसे पूछ रहा है या परसेंटेज रिलेटिव एरर हमसे पूछ रहा है। परसेंटेज रिलेटिव एरर निकालने का तरीका क्या है कि हमको क्या लिखना पड़ेगा? मान लो ये टी है तो हमको लिखना पड़ेगा डेल्टा टी अपॉन में टी इंटू में 100। यही तो फॉर्मूला बनेगा। पर इसमें समस्या अभी ये है कि हमको ना तो डेल्टा टी पता है ना तो टी पता है, बस 100 पता है। वाह! तो अब डेल्टा टी निकालना पड़ेगा और टी निकालना पड़ेगा। डे डेल्टा टी क्या है? टी क्या है? अब ज़रा इसको देखते हैं। हमको ये सब कौन-सी वैल्यू मेजर्ड वैल्यू। हम मेजर्ड वैल्यू से ट्रू वैल्यू निकालने का तरीका क्या जानते हैं? कि हम इन सब का मीन ले लेंगे, हम इन सब का एवरेज ले लेंगे और जो आएगा उसी को हम बोल देंगे कि ये ट्रू वैल्यू है। तो आओ लेते हैं। क्या लिखेंगे? टी बार के लिए T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 अपॉन में 5। यही तरीका तो लेंगे ना। तो T1 की वैल्यू क्या है? 1.25 प्लस T2 की वैल्यू क्या है? 1.24 प्लस T3 की वैल्यू क्या है? 1.27 प्लस T4 1.21 प्लस T5 कितना है? 1.28। डिवाइड डिवाइड कर दो किससे? 5 से। देखो अब जोड़ना स्टार्ट करते हैं। ये है 7 1 8। अच्छा, ये 4 1 5 और 5 10 और ये 8 और 7 15 5। ठीक है? तो हमको मिल गया कैरी 2। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और ये कैरी हो जाएगा तो 2 12। कैरी हो गया 1 1 2 3 4 5 और 1 जोड़ देंगे 6। डेसिमल यहाँ पे लगा देंगे, डिवाइड कर देंगे 5 से। कट के आ जाएगा 1.25। ये जो सॉल्व करने पर जो आंसर आया है, ये किसकी वैल्यू? ये टी की वैल्यू है। तो टी की वैल्यू क्या मिल गई हमको? 1.25। क्या इसी को हम ट्रू वैल्यू मानते हैं? हाँ, तो ट्रू वैल्यू तो हमको पता चल गई, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको केवल ट्रू वैल्यू नहीं जाननी, हमको डेल्टा टी भी निकालना है। अब डेल्टा टी निकालने का तरीका क्या है? डेल्टा टी टी है कि ट्रू वैल्यू में मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या है? तो हम क्या करते हैं? ये सभी को माइनस कर लेते हैं। तो इन सभी को माइनस करेंगे तो T1 माइनस टी करेंगे, फिर T2 माइनस टी करेंगे, फिर T3 माइनस टी करेंगे, T4 माइनस टी करेंगे, T5 माइनस टी करेंगे। ठीक है? ध्यान से देखो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। वैल्यू क्या है? 1.25 माइनस 1.25 आंसर आएगा 0। 1.24 माइनस 1.25 आंसर आएगा माइनस में 0.01। ठीक है? T3 माइनस टी करेंगे 1.27 माइनस 1.25 आंसर आएगा 0.02। ठीक है? अगली अगली को देखते हैं। T4 यानी कि 1.21 माइनस 1.25 आंसर आएगा 0.04। फिर 1.28 माइनस 1.25 आंसर आएगा माइनस सॉरी प्लस में आएगा 0.03। ये आंसर आएंगे। हमको क्या निकालना है? डेल्टा आर। हम सारे की सारी वैल्यूज को पॉजिटिव रख लेते हैं ताकि हमारी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू निकल जाए। तो डेल्टा टी को निकालने का तरीका क्या होगा? 0 प्लस 0.01 प्लस रुक जाओ, इसको मैं यहाँ पे नहीं करूंगा। देखो
क्या लिखेंगे 0 प्लस 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.04 प्लस 0.03 अपॉन में 5। ठीक है, ये जीरो तो गया, जीरो तो छोड़ ही दो इसको। 0.01 0.02 0.04 0.03 4 1 5 2 3 5 और 5 5 कितना हो जाएगा 10। तो आंसर आएगा 0.010 अपॉन में 5। काटोगे इसको तो 0.02 आएगा। ठीक है, तो जो डेल्टा टी की वैल्यू है वो कितनी आ गई 0.02। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है रिलेटिव परसेंटेज एरर। तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला बताया गया है यहाँ पर डेल्टा टी अपॉन में टी इंटू में 100। डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी 0.02 अपॉन में टी की वैल्यू है 1.25 इंटू में 100। ठीक है, डेसिमल हटा के लिखोगे तो ये हो जाएगा 2 अपॉन में 125 इंटू में 100। 25 से काट दो, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो 8/5 होगा। 8/5 को डिवाइड करोगे तो 1.6 आएगा। तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 1.6%। कौन सा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन हमारा ए सही है। ठीक है, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इन एन एक्सपेरिमेंट 4 quantities A, B, C, D are measured with percentage error 1%, 2%, 3%, 4% respectively. A quantity P is calculated as follows. ये भी नीट का PYQ है। पूछा गया है कि इसमें कितनी एरर आएगी। तो P में फॉर्मूला लिखा गया है। इस क्वेश्चन को चाहे तो आप खुद से भी कर सकते हैं। P इक्वल टू क्या लिखा गया है A क्यूब B स्क्वायर अपॉन में GD। ठीक है, अब मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ। 3 इंटू परसेंटेज एरर इन A लिखेंगे, तो 3 इंटू परसेंटेज एरर इन A कितना है 1%। ठीक है, प्लस B इंटू परसेंटेज एरर इन 2 लिखेंगे, तो हो जाएगा B का परसेंटेज एरर कितना है 2 इंटू में 2% प्लस C है, C के पावर कुछ नहीं है, तो 1 इंटू परसेंटेज कितना दिया गया है 3%, तो 1 इंटू में 3% प्लस D में देखो कुछ नहीं दिया गया है, तो 1 इंटू D में कितना एरर है 4, तो 4%। तो जोड़ोगे इसको तो ये 3% हो जाएगा, प्लस ये 2 दूनी 4% हो जाएगा, पर ये 3% हो जाएगा, और ये 4% हो जाएगा। तो 4 4 8 और 3 3 6, 8 से कितना हो जाएगा 14%। ठीक है, टोटल कितना आंसर आएगा 14%। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। बोला गया है इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 2%, देन द एरर इन द डिटरमिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विल बी। बोला गया है रेडियस में जो परसेंटेज एरर है वो कितना है 2%। तो वॉल्यूम पूछा गया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो डेल्टा वी अपॉन वी इंटू में 100 लिखेंगे, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका आर क्यूब में 3 को आगे लाएंगे, इंटू में डेल्टा आर अपॉन आर इंटू में 100। तो 3 इंटू में डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, यानी कि ये बोला गया है कितना 2%। तो 3 इंटू 2% करोगे आंसर क्या आ जाएगा 6%। आगे इजी, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 6%। ठीक है, समझ में आया। अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोला गया है। द डेंसिटी ऑफ द क्यूब इज मेजर्ड बाय मेजरिंग इट्स मास, लेंथ एंड इट्स साइड, लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। ठीक है, तो डेंसिटी मेजर की गई, कैसे मेजर की गई डेंसिटी, मास से और लेंथ से। बोला गया है द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास, मास में जो मैक्सिमम एरर आई है मेजरमेंट में वो आई है 4%, और लेंथ में आई है कितनी 3%। तो पूछा जा रहा है कि जो डेंसिटी मेजर करेंगे उसमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या आ जाएगी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम किसका है क्यूब का, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है एल क्यूब। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा एम अपॉन में एल क्यूब। तो ये फॉर्मूला बनेगा डेल्टा एफ अपॉन एम इंटू में 100 एरर फॉर्मूला, प्लस 3 आगे आ जाएगा डेल्टा एल अपॉन में एल इंटू में 100। तो डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 करोगे कितना आ जाएगा 4% ऑलरेडी दिया गया है, प्लस 3 इंटू में एल में परसेंटेज कितना दिया गया है 3%। ठीक है, तो ये 4% और प्लस ये 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9%। तो 9 और 4 टोटल कितना परसेंट 13%। तो टोटल एरर आएगी वो कितनी आएगी 13%। समझ में आया कि नहीं आया। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करा दिए हैं एरर के, जितने भी पीवाईक्यू और जितने भी क्वेश्चन हैं आप खुद से करिएगा। कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो जरूर पूछ लीजिएगा कमेंट में, आप क्वेश्चन डाल सकते हैं। ठीक है, या फिर टेलीग्राम चैनल पे आप भेज भी सकते हैं क्वेश्चंस को। ठीक, तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं।
आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।